कैसी फीलिंग आ रही है? घबराए तो नहीं बैठे? चीजें समझ आ रही हैं? पास्ट पेपर डिस्कशन 2009 से ऑनवर्ड इस चैप्टर से जब जब जिस जिस एरा में आईकेएफ में सवाल आता रहा उसको मैंने तरतीब से अरेंज किया हुआ है। ऑटम 2011 में सवाल आया, डिफाइन एक्सेप्टेंस, व्हेन इज एन एक्सेप्टेंस कंसिडर्ड वैलिड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक्सेप्टेंस को डिफाइन करें और बताएं कब एक एक्सेप्टेंस वैलिड होती है, जब उसके एसेंशियल्स पूरे हो जाएं। अब इतना जुमला लिखने के 7 नंबर नहीं देंगे, इसका मतलब है हमें वो पूरा राइट अप देना होगा। और है ही कितना सा, इतनी सी जगह पे चंद बातें लिखी हुई हैं। 7 नंबर का प्योर रट्टे वाला सवाल आ गया। पेपर में 3 तरह के सवाल आते हैं, एक प्योर रट्टे वाला सवाल होता है, एक प्योर लॉजिकल होता है, और एक ऐसा होता है जो देखने में ज़रा लॉजिकल सा लगता है, जब करने बैठते हैं तो उसके अंदर क्रैमिंग होती है। तो ये डिस्कशन मैंने अभी नहीं करनी, ये डिस्कशन मैंने करनी है जब आपने पहला टेस्ट दिया होगा, अपना दिमाग लगाया होगा, टकरें मारी होंगी, फिर जब आप मुझे मिलेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में किस तरह के सवाल को स्टार्ट एंड करने का आइडियल तरीका क्या है। अगर मैं इस वक्त बता भी दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तब आएगा जब आपने एक टेस्ट को टकरें मारी होंगी, सोचा होगा, बैठे होंगे, स्टार्ट किया होगा, फिर कंफ्यूज होंगे, फिर नए तरीके से स्टार्ट किया होगा। तो इस एक्टिविटी के बाद जो लर्निंग होगी वो बड़ी ज़बरदस्त होगी। तो कल का टेस्ट आप बगैर गाइडेंस के देंगे, आप अपने कॉमन सेंस से देंगे कि आपने उसको कैसे आंसर करना है। और मंडे को जब हम मिलेंगे तो मैं उसको सही तरीका आपको बताऊंगा। फिर आईकेएफ में हमने ये ई मार्किंग होती है, आपने अभी तक आप में से अक्सर ने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिए हैं, तो दिस इज द टाइम कि मैं आपको पहली दफ़ा बताऊं कि जो पेपर बेस्ड एग्जाम है उसका आईकेएफ का क्या प्रोटोकॉल और आपने क्या क्या एहतियातें करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर बच्चों को नहीं पता होता, आदत नहीं बनी हुई होती, आईकेएफ में ब्लू इंक नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब पीआरसी एमसीक्यू बेस है तो वहाँ बॉल पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो कभी सोचा ही नहीं। लेकिन कैफ में आप ब्लू कलर की इंक नहीं इस्तेमाल कर सकते, आपको ब्लैक कलर ही यूज़ करना पड़ता है। ये एक बात है, इस तरह की कई बातें हैं वो मंडे के लिए हैं। तो मंडे को हम पहले टेस्ट को डिस्कस करेंगे, फिर ये वाली बातें करेंगे, फिर टाइम हुआ तो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि हमें पता लगे कि हमने अटैम्प्ट कैसे करना है। तो ये रट्टे वाला सवाल था, टाइप 1 सवाल, सीधा सीधा सा रट्टा, पेपर में आया तो डील कर लेंगे। अगला सवाल, व्हाट इज द टाइम लिमिट आफ्टर विच अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड। वो कौन सा टाइम है जिसके बाद आप ऑफर रिवोक नहीं कर सकते। ऑफर के नज़दीक एक्सेप्टेंस का जो टाइम है ये वो टाइम है जिसके बाद अपने प्रपोजल को आप रिवोक नहीं कर सकते, यानी एक्सेप्टेंस हो जाने के बाद, इसकी नज़र में एक्सेप्टेंस हो जाने के बाद। और इसकी नज़र वो है जो वो वहाँ से चला था। तो क्या ये बात समझ आई? व्हाट इज टाइम लिमिट आफ्टर विच प्रपोजल कैन नॉट बी। तो इधर भी कोई लॉजिक नहीं थी, कोई साइंस नहीं थी। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर सीधा सवाल आ गया, हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड रिवोक्ड। एक प्रपोजल कैसे कैसे ख़त्म हो जाता है, लिस्ट पढ़ी हुई है आपने, सीधा सीधा टाइप 1 रट्टे वाला सवाल, लॉजिकल सवाल आ गया। यस, अब देखते हैं। मुराद नामी एक शख्स है, ऑफर्ड हिज कार टू सनम फॉर रुपीज़ 4 लाख। सन 2015 में उसने 4 लाख रुपए की गाड़ी, पता नहीं 2015 में भी 4 लाख की कौन सी गाड़ी थी, लेकिन मुराद ने सनम को अपनी गाड़ी ऑफर की है कि मेरे से 4 लाख में गाड़ी ले लो। सनम एक्सेप्टेड, सनम ने फ़ौरन कबूल कर लिया। इतनी प्यारी ऑफर कौन ठुकराता है 4 लाख में गाड़ी। एक्सेप्टेड द ऑफर एंड एनक्लोज द पे ऑर्डर ऑफ 1.5 लाख। उसने 1.5 लाख का पे ऑर्डर रवाना कर दिया विद द प्रॉमिस टू पे द बैलेंस इन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 62,500 ईच, और वादा कर लिया कि मैं उसके बाद 62,500 की मंथली इंस्टॉलमेंटें देना शुरू कर दूंगी। ऑफर क्या थी? मेरी गाड़ी 4 लाख में खरीदनी है और सनम ने 1.5 लाख का रवाना कर दिया चेक और बाकी वादा कर लिया। ये तो एक्सेप्टेंस नहीं है, काउंटर ऑफर है। ऑफर एक्सेप्ट अनकंडीशनली होनी चाहिए ना। उसने कहा 4 लाख, आप 4 लाख दे दो, उसकी चीज़ पकड़ लो, ख़त्म कहानी। ये जो आपने 1.5 लाख भेजा और खुद ही से एक वादा कर लिया, ये बेसिकली आप काउंटर ऑफर कर रहे हो कि मेरे से 1.5 लाख अभी ले लो, 62,500 की किस्तें ले लो और गाड़ी मुझे दे दो। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्लेन वेदर इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? आप कहेंगे नहीं, आप पेपर में नो लिखेंगे और लुडियाँ डालना शुरू कर देंगे कि मैंने समंदर को कूजों में बंद कर दिया और मैंने एक नो लिख के अपना सारा गुस्सा निकाल लिया। वो एक 0 लिख के अपना सारा गुस्सा निकाल लेंगे।
आई कि अपने एक एग्जामिनर कमेंट में कहा कि जब हमने एक सवाल पूछा हो कि इस सवाल का जवाब यस है या नो है, अगर उस सवाल का जवाब यस है और बच्चे ने भी लिखा है यस, तो हम उसको कोई नंबर नहीं देंगे। मैं कहा मुझे लगा मैंने गलत पढ़ा। इन्होंने कहा अगर हमने पेपर में पूछा है कि सवाल का जवाब यस है या नो और जवाब यस हो और बच्चे ने भी लिखा हो यस, तो हम उसको देंगे 0 नंबर। तो मुझे लगा कि शायद मैंने गलत पढ़ लिया, लेकिन फिर थोड़ा ध्यान से पढ़ा तो उन्होंने कहा इसलिए कि उसने लॉजिक नहीं दी, हम एज्यूम करेंगे कि उसने कॉपी किया कहीं और से। यानी उन्हें लगता है बच्चे साल से पूछो यार उस सवाल का क्या जवाब, उसने कहा यस यस, हाँ ठीक है जी यस। तो यस से काम नहीं बनेगा, नो से काम नहीं बनेगा। अब पूरा मुद्दा सजाना पड़ेगा वकीलों की तरह। अब आप कहें कि देखो कानून ये कहता है कि एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होनी चाहिए, और अगर एक्सेप्ट करने वाले ने कोई शर्त ऐड कर दी तो वो काउंटर ऑफर बन जाती है, जिससे ओरिजिनल ऑफर ख़त्म हो जाती है। पहले उनको कानून की जानकारी दी, जैसे वकील नहीं जज को कहता जनाब जज साहब सेक्शन 42 को जाके पढ़ें, सेक्शन 42 ये कहता है कि अगर मुद्दई ने फलाना को ऐसे करके तेज़ तलवार से जो है कत्ल करने की कोशिश की हो तो फलाना होता है। तो पहले आपने मुद्दा बताया। अब इस सवाल की तरफ आए। इन दिस क्वेश्चन सनम ने खुद ही से ही ये वाली हरकत कर दी, लॉ बता दिया, सिचुएशन हाईलाइट कर दी, एंड पे जवाब दे दें देयरफॉर ये वैलिड नहीं है। तो आई को आपसे प्यार हो जाएगा, उसकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। वो कहेंगे इतना अजीम बच्चा, सारी बात ही बता दी, कानून भी बता दिया, सिचुएशन पे भी तबसरा कर दिया और पुख्ता सा जवाब भी दे दिया। तो वो 3 लिख के आपके पेपर पे आगे चल पड़ेगा। लॉजिकल सवाल करने का सबसे प्यारा तरीका, लॉ बताएं एक पैरा में, सिचुएशन डिस्कस करें दूसरे पैरा में, और तीसरे में अपना जवाब दे दें। प्रॉब्लम कहाँ है? एफएससी तक हमने अपनी इंग्लिश यूज़ नहीं करनी होती थी किताब की, यहाँ तो अपनी इंग्लिश देनी पड़ गई, कोई नहीं देनी पड़ रही। जो पहला वाला पैरा है उसमें तो लॉ बताना है, वो तो आपने याद किया हुआ है। दूसरे में सिचुएशन डिस्कस करनी है, जो सवाल ने फैक्ट बताए हुए हैं बस वो उठा के आपने 2 लाइन में लिख देने। इन दिस केस सनम एक्सेप्टेड द ऑफर एंड एनक्लोज अ पे ऑर्डर ऑफ दिस विद प्रॉमिस टू पे। इस तरह से आपने वही सवाल के फैक्ट्स डिस्कस कर दिए, और एंड पे अब आपने जवाब देना है। जब जवाब देना है तो उधर भी इंग्लिश लिखनी है, कोई बात नहीं, सवाल की इंग्लिश उठा लें। एक्सप्लेन वेदर इट इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नो दिस इज़ नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो हमेशा जब भी लॉजिकल सवाल आएगा, बी लॉ का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि बच्चे कहते हैं कि रट्टे वाले तो हम डील कर लेते हैं, लॉजिकल सवालों में समझ नहीं आता उसको लिखना कैसे है। मैंने पहले दिन जब प्रॉब्लम डिस्कस किए थे तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हाउ टू अटेम्प्ट ICAP क्वेश्चंस। तो रट्टे वाला सवाल सीधा सीधा लिख दें, लेकिन जो लॉजिकल सवाल है उसके साथ करें 3 टुकड़े। तो ये है टाइप 3 सवाल जो प्योर लॉजिकल था, और लॉजिकल सवाल को कैसे करना है ये हमें समझ आ गया। जी जी, सनम ने ऑफर एक्सेप्ट कर ली है आपने कहा, ये इसलिए कि लिखा हुआ है कि सनम ने एक्सेप्ट कर ली। हम उसे एक्सेप्टेंस कहेंगे जो एक्सेप्टेंस की शराइत पूरा उतरेगा। सनम ने एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस नहीं दी, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं दी। अगर सनम कहती क्या बात कर दी तुमने, ये पकड़ो 4 लाख और 2 गाड़ी मुझे, मैंने कहा था बाइनी ही 100% जो बोला वो मान लिया, तो ये है एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस। सनम ने एक्सेप्टेंस मशरूत रखी, यानी उसने खुद ही से एक चेक भेज दिया और खुद ही से कह दिया कि मुझे 2 किस्तें कर दो। तो इसका मतलब है कि सनम ने एक्सेप्ट शर्तों के साथ किया। तो अब ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये काउंटर ऑफर है। यूं समझो सनम ऑफर कर रही है कि 1.5 लाख का चेक ले लो और 2 इंस्टॉलमेंट ले लो, कबूल है या नहीं, या उतनी इंस्टॉलमेंट ले लो जितना उसका प्लान है। कितनी इंस्टॉलमेंट बनेंगी? 1.5 लाख पे कर दिया तो 2.5 लाख बच गए, तो 62,500 की 4 किस्तें। तो इसका मतलब ये हुआ कि सनम ने ऑफर की है कि मेरे से 1.5 लाख पकड़ लो और 4 किस्तें पकड़ लो 62,500 की, और गाड़ी मुझे दे दो। अब इसने एक्सेप्ट किया तो बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तो ऑफर तो मर गई थी, याद है हमने कहा था ऑफर मर जाती है अगर काउंटर ऑफर आ जाए। तो जब ऑफर ही नहीं रही तो एक्सेप्टेंस भी नहीं। तो यहाँ प्रॉब्लम ये था कि एक्सेप्टेंस गलत तरीके से हुई है। इसका मतलब है कि अगर आपने लॉ पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है और जहन में है, तो सवाल एक पहेली है। ऑब्वियसली आपकी किताब से बाहर निकल के सवाल नहीं पूछेंगे, वो सवाल जो पूछेंगे वो किसी कानून की चीज़ को थोड़ा सा घुमा के पूछा होगा। तो बस आपने उसको पिक करना है और उसको प्यारे तरीके से लिखना है, और इस लिखने की प्रैक्टिस है। ये जो हम वीकली टेस्ट की बात कर रहे हैं या बीच बीच में भी टेस्ट आएंगे, उसका मकसद ये होगा कि आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस होती रहे।
कभी कभी हम जोश में आएंगे तो आपको कुछ ड्राफ्टिंग के सेशंस भी करवाएंगे, जिसमें ड्राफ्टिंग स्पेशलिस्ट टीचर जो है वो आके आपसे कहेंगे चलो भाई मेरे सामने लिखो, फिर आपको कान भी पकड़वाएंगे, फिर आपसे कहेंगे ये ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे क्यों नहीं लिखा, फिर थोड़ा सा खुद लिख के दिखाएंगे। तो वो इस तरह से करके भी बीच में जब हमें मौका मिलेगा तो इस तरह के भी कुछ सेशंस रखेंगे। बस आप पढ़ते चले जाएं, हमने अपना काम करना है, आपने सिर्फ डेली वो काम करना है जो मैं आपसे कहता हूँ। कौन सा? कम से कम लिखने वाला और हफ्ते में एक दिन याद करने वाला, वो एक दिन आज आ जाएगा। ओए बड़ा सा सवाल। बदर, who is owner of मशहूर एसोसिएट, sent one of his employees आफ्ताब in search of his pet horse which has been missing for 5 days। उसने अपने एक एम्प्लॉई आफ्ताब को भेजा कि मेरा एक पेट हॉर्स है, घोड़ा है, वो गुम हुआ है 5 दिन से। बदर ने एडवर्टाइज किया एक रिवॉर्ड 20,000 का अखबार में फॉर एनीवन हु फाइंड हिज मिसिंग हॉर्स। एक तरफ से अपने एम्प्लॉय को रवाना कर दिया कि तुम ढूंढो, और एक तरफ से अखबार में इश्तिहार दे दिया मैं 20,000 रुपया दूंगा उस शख्स को जो मेरा घोड़ा ढूंढ के लेके आएगा। आफ्ताब अनअवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, आफ्ताब को न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट का नहीं पता। ट्रेस द हॉर्स, वो जो निकला था तलाश में वो हॉर्स को वापस ले आया और उसको इस न्यूज़पेपर के ऐड का नहीं पता। सब्सिक्वेंटली ऑन नोइंग अबाउट द रिवॉर्ड, जब बाद में उसे रिवॉर्ड का पता लगा, आफ्ताब ने बदर से कहा पैसे, तो और बदर ने क्या कहा होगा आगे से? केड़े पैसे। तो सुनते ही समझ आ गया कि कुछ गलत हुआ है, उसको नहीं पता था उस ऑफर के बारे में। अब जज्बाती होकर दिल कर रहा है फौरन से जवाब दे दे, लेकिन सवाल तो पढ़ लें पहले। सवाल क्या है? अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टेट वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस। क्या इन हालात में आफ्ताब इनाम ले सकता है? आपने फौरन से कहा नहीं। इस नहीं को संभाल के रखना, ये सबसे एंड पे इस्तेमाल होगा। पहले मसाले, पहला मसाला क्या है? लॉ। एज पर द, आप एक जुमले से हमेशा शुरू कर सकते हैं, एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जैसे इन्होंने कहा एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रोपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। कानून बता दिया। सिचुएशन, आफ्ताब इज अनअवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर। मजीद खूबसूरत बनाना है तो आफ्ताब हु फाउंड द हॉर्स इज अनअवेयर ऑफ द। लेकिन अगर आपने इतना भी लिख दिया तो आपने रेफर तो कर दिया कि लॉ ये कहता है कि उसे पता होना चाहिए, इस आफ्ताब को नहीं पता था, तो फिर कैसे मान लें? अब जवाब दें। जवाब देने के लिए अपनी इंग्लिश नहीं चाहिए, सवाल देगा इंग्लिश। रिक्वायरमेंट पे आए। वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड, आपने कहा नहीं। इंग्लिश लिखना शुरू करें। देयरफॉर आफ्ताब वुड नॉट बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस। जुमला बनाते गए और अपनी इंग्लिश संभाल के रख ली कि वो सामने आ गई तो फिर तो कुछ नहीं बचना। अगर उन्हें पता लग गया कि हमारी इंग्लिश कैसी है तो अपने आप को सेफ रखें। जब आप जवाब को इस तरह से 3 हिस्सों में सजा लेंगे ना, तो फिर वो नंबर्स को भी डिवाइड करके आपको मैक्सिमम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपने एक ही पैरा में सारे मसाले डाल दिए, एक ही जगह लिख दिया हाँ जी वो चूंकि वो पता होना चाहिए और आफ्ताब को नहीं पता था तो ये तो गलत हो गया, तो इससे मज़ा नहीं आएगा। आपने चीज़ें तो पूरी कर दी लेकिन शायद वो 2 नंबर आपको दे देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो कोशिश करें 3 पोर्शन में डिवाइड करें। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आई के अपने कई दफ़ा कहा है। आई के अपने हर तीसरी चौथी अटैम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट में रोते हुए कहा है कि क्यों नहीं बच्चों को समझ आती कि आपने सिनेरियो वाले सवालों में 3 चीज़ें कवर करनी होती हैं, लॉ की प्रोविजन, सिचुएशन की डिस्कशन और रिजल्ट। तो इसको पूरा करते जाएं, नंबर मिलते चले जाएंगे। क्या बात समझ आई? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। Under the provision of Contract Act 1872 list the essentials of valid acceptance। मर्जी है, 7 नंबर के लिए पूछा था वहाँ, डेफिनेशन भी पूछी थी। थोड़े से बड़े हुए उन्होंने कहा बच्चे अब सियाने हो गए, अब ज़्यादा लिखने की इनमें पावर आ गई है, तो इस दफ़ा कितने के लिए पूछ लिया? 4। हो सकता है लिखते हुए आप थोड़ा बहुत शॉर्ट कर दें, लेकिन अगर आप लिखने बैठे ही हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लिखना और थोड़ा सा कम लिखने में मुश्किल से 1-2 मिनट का फ़र्क पड़ना है, तो ज़्यादा लिख दें। सोचे ही ना कि उन्होंने कितना पूछा है, 6 लाइनें लिखूँ या 15 लाइनें लिखूँ। अगर आपको पता है और आपको डाउट हो रहा है, लिस्ट द एसेंशियल्स, तो क्या मैं 1-1 लाइन लिख दूं? पता नहीं, हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हो।
और मुझे नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं। तो ज़्यादा लिखने और कम लिखने में फ़र्क है टाइम का। अगर आपको आता है तो 1 मिनट 1.5 मिनट लगना, आप सारा लिख देंगे। तो बी लॉ का गोल्डन टोटका, जब भी कम और ज़्यादा में डाउट हो, ज़्यादा लिखना है। रट्टे वाले सवाल में, चूंकि रट्टे वाले सवाल में कम और ज़्यादा में मुश्किल से 1.5 मिनट का फ़र्क है, लेकिन पता नहीं वो शायद सोच रहे थे बच्चा सब लिखे और आपने सजा दी 3-4 लाइनें सीधी सीधी सी, उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने 4 में से 2 नंबर दे दिए, 1.5 नंबर दे दिया। तो ज़्यादा दुख इस बात का है कि मुझे आता था और मैंने नंबर नहीं लिए। तो जब डाउट हो, कम लिखूं ज़्यादा लिखूं, आपने क्या करना है, ज़्यादा लिख देना है। सवाल समझ आया? प्रॉपर सिचुएशन देखते हैं जी, हो क्या रहा है। 3 सितंबर को सलीम ने एक लेटर भेजा कि वो गाजी को अपना लैपटॉप सेल करना चाह रहा है 50,000 का। लो जी, 2018 में भी 50 का बेच रहा था, तो ये वाले भाई भी 50 का बेच रहे थे। तो हमारी एग्जांपल हमें रिवाइज करनी चाहिए। लाख रुपए का बेचेंगे बाइंदा ये, ठीक है। खरीदार बदल गया, पहले कोई और खरीदार था ना यहाँ, ठीक है, वो चला गया। वो किधर है? अच्छा वो पीछे, ठीक है। उसने कहा लो जी मैं पीछे चला जाता हूँ, मैं काम का बीच में आ जाता हूँ, अच्छा भला सुकून से बैठा होता हूँ। 3 सितंबर 2018 को सलीम ने एक लेटर से कहा कि वो गाजी को 50,000 का बेचना चाहता है। 3 सितंबर को खत भेजा और खत मिला कब? 5 सितंबर को। ज़माना तेज़ हो गया था, खत जल्दी पहुंच जाते थे। 6 सितंबर को गाजी ने एक्सेप्टेंस का लेटर दिया सलीम को, और वो लेटर कब पहुंचा? यहीं रुक जाते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। सलीम के नज़दीक कॉन्ट्रैक्ट किस दिन कंप्लीट हुआ है? 6 सितंबर, जब एक्सेप्टेंस का खत रवाना। और पेपर में शर्माना नहीं है, ऊपर जवाब लिखना ना तो नीचे एक रफ वर्किंग कर लें, बना दें एरो, कोई मसला नहीं है। उनको दुख नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा कि बच्चा कोशिश कर रहा है, ट्रैक कर रहा है मेरे सवाल को, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा है। तो कोई नंबर नहीं करते यहाँ रफ वर्किंग के, ये बड़ा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है। वो FSC तक के मजाक होते थे। यहाँ अगर आपने नीचे रफ वर्किंग की और ऊपर उसका सोल्यूशन नहीं लिखा है, ओके, उन्हें समझ आ जाएगा कि ये बच्चा थोड़ा सा समझ रहा है कि मेरी सिचुएशन क्या है। तो सलीम बाउंड हो रहा है आप लोगों के मुताबिक 6 को, ऐसे ही है। और दूसरा कौन था? गाजी। गाजी कब बाउंड होगा? तो अब अगेन मुझे बताएं, सलीम अपनी ऑफर कब तक रिवोक कर सकता है? 6 तक। और जो दूसरा कौन? गाजी, वो एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? 8 से पहले। सलीम रोट अ लेटर ऑफ रेवोकेशन ऑफ हिज ऑफर एंड पोस्टेड टू गाजी 5 सितंबर। बचत हो गई। आपने कहा था सर 6 तक रिवोक कर सकता है, उसने कब रिवोक कर दी? जिस दिन वो भेज रहा है वो इंपॉर्टेंट है, पहुंच रहा है वो इंपॉर्टेंट है। पहुंचा कब? लेटर रीच गाजी ऑन, ओहो, 6 को उसने एक्सेप्टेंस रवाना कर दी, ऑफर का रेवोकेशन का खत पहुंचा, तो इसका मतलब है वो खत अब बेकार हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुका हुआ है, ऑफर रिवोक नहीं हुई। रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ब्रीफली डिस्क्राइब। पहला सवाल, when the communication of offer and acceptance and revocation of offer was completed as against Salim and Ghazi under the above circumstances। ऊपर की सिचुएशन बताएं, ऑफर कब कंप्लीट हुई थी दोनों की नज़र में, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई थी दोनों की नज़र में, और रेवोकेशन कब कंप्लीट हुई है दोनों की नज़र में? ऑफर कब कंप्लीट हुई है दोनों की नज़र में? जब पहुंची थी, कब पहुंची थी? 5 को पहुंची थी। तो 5 को वो हो गया था, ऑफर कंप्लीट हो गई थी। एक्सेप्टेंस आपको पता है दोनों की नज़रें अलग अलग होती हैं। सलीम की नज़र में 6 सितंबर और गाजी की नज़र में ऑफर की रेवोकेशन कब कंप्लीट हुई है? खत पहुंचने पे। और खत कब पहुंचा है? 7 को। तो 7 को रेवोकेशन कम्युनिकेट हुई है। चूंकि वो 6 से पहले नहीं हुई तो रेवोकेशन बेकार हो गई। सवाल का सेकंड पार्ट क्या कहता है? वेदर अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वाज क्रिएटेड बिटवीन सलीम एंड गाजी। यस। पता है उन्होंने इस तरह से लिखा है कि आप जज्बाती हो गए नो, क्योंकि आप तो नो सजा के बैठे हुए थे, गलत हुआ है। उन्होंने ये पूछा ही नहीं कि गलत हुआ है या नहीं, उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है। तो जब ऑफर रिवोक नहीं हो सकी तो कॉन्ट्रैक्ट तो क्रिएट हो गया। तो अब आपने इसमें रूल बताना है कि ऑफर रिवोक हो सकती है ऑफरर के नज़दीक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले। इन दिस सिचुएशन ये हरकत हो चुकी है 6 तारीख को, और रेवोकेशन का खत पहुंचा है 7 तारीख। तो एंड में मेरा जवाब क्या है?
मैं तो खुद लिखना ही नहीं. Whether a binding contract was created? Yes, a binding contract has been created between Salim and Ghazi. तो ये 5 नंबर का सवाल था. तो कभी कभी वो मूड में आए तो वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं. आप देख रहे हैं उनके बदलते हुए मिजाज हैं. कभी अचानक से रटा पूछ रहे हैं, कभी एक सिचुएशन बना के कि आप उसको जवाब देते ही नहीं देते. ये समझ आ गया. एग्जामिनर थोड़ा सा और बड़ा हुआ, उसने थोड़ा सा और साइंस डालनी शुरू की. रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिनेरियो अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. अहमद इंटरेस्टेड है परचेजिंग आदिल की DHA प्रॉपर्टी, हालांकि बाइकआउट करना चाहिए उसे. खैर वो 2019 की बात है, उस वक्त वो अच्छे लोग थे. अहमद ने आदिल से कहा कि या अहमद आदिल की DHA की प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड है. सेंड हिम दिस लेटर ऑन 1 मार्च 2019. उसने 1 मार्च 2019 को एक ख़त लिखा है. ख़त ये कहता है, प्यारे अहमद, वो नहीं लिखा. चलें, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, दैट यू आर सेलिंग योर DHA प्रॉपर्टी, कि तुम अपनी DHA की प्रॉपर्टी बेच रहे हो, मैंने ऐसा सुना है. आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इट. मेरा बड़ा दिल करता है उसे परचेज करने में. अभी तक ऑफर नहीं है, अभी तक इनविटेशन वाले माहौल है कि मेरा बड़ा दिल करता है उसे खरीदने का. विल यू प्लीज कंसिडर सेलिंग द सेम टू मी. क्या तुम मुझे बेचना सोचोगे? अभी भी ऑफर कोई नहीं दी, कोई पैसे बताता ना मुझे इतने का. वट इज द हाइएस्ट प्राइस यू हैव बीन ऑफर्ड सो फार. तुम्हें अभी तक कितनी रकम सबसे ज्यादा आई है? इस सारे उसमें भाई साहब ने ऑफर तो की ही नहीं, वो तो सिर्फ इनविटेशन ही बनाता रह गया, माहौल बनाता रह गया कि आओ बातचीत तो शुरू करें. उसने कहा मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी बहुत पसंद है, मेरा इरादा है उसे खरीदने का, तुम बताओ तुम्हें अभी तक उसका सबसे अच्छा रेट क्या लगा है. आदिल रिप्लाइड, आदिल ने जवाब दिया, द हाइएस्ट कोट फॉर द प्रॉपर्टी टिल नाउ इज ₹35 मिलियन. उसने कहा अभी तक मुझे 35 मिलियन सबसे ज़्यादा रेट लगा है. अहमद ने फिर से जवाब दिया, आई एग्री टू बाय योर DHA प्रॉपर्टी फॉर 36 मिलियन. मैं इरादा करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी खरीदूँ 36 मिलियन. उसे लगा उसने ऑफर दी है, हालांकि अभी तक तो इनविटेशन चल रहा है. पहली दफ़ा ऑफर किसकी तरफ से गई है? ये पहली दफ़ा उसने कहा मैं 36 मिलियन की खरीदना चाह रहा हूँ. सब्सिक्वेंटली आदिल रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम हामिद. आदिल को हामिद ने ऑफर दे दी, उसने कोट किया मैं 38 मिलियन दूंगा. अब आप अगर होते अहमद की जगह, अहमद को एक ऑफर आई है 36 मिलियन की और एक ऑफर आई है, तो कौन सी ऑफर कबूल करेगा? उसने 38 मिलियन की ऑफर कबूल कर ली और 36 मिलियन वाले को इनकार कर दिया. What will be Adil liability towards Ahmed if he wishes to make the sale to Hamid? बताएं आदिल की अहमद की तरफ क्या लाइबिलिटी है? कुछ भी नहीं. कोई इनके दरमियान कोई बाइंडिंग हुई नहीं थी. ये नहीं कि वो आपको कंफ्यूज करना चाह रहे थे कि आपको लगे ऑफर हो गई थी, एक्सेप्टेंस हो गई थी. हालांकि ऐसा नहीं था, माहौल चल रहा था, बातें चल रही थी अभी. तो इस वक्त तो सिर्फ बातें ही चल रही थी, कोई ऐसा वादा नहीं था. जिस वक्त अहमद ने कहा मैं 36 मिलियन में खरीदना चाहता हूं, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं थी, ये ऑफर थी. अगर वो मान जाता तो बाउंड हो जाता. उसने नहीं माना, उसने किसी और की 38 मिलियन की ऑफर मान ली. बात समझ आई? इन सब के लिखे हुए सोल्यूशन किताब में मौजूद है. इस वक्त मकसद सिर्फ ये है कि हम देख रहे हैं कि ये सवाल किस तरह के आ रहे हैं, हमने इसको अप्रोच कैसे करना है. डन? ले जी, एक बहुत ही नया एग्जामिनर नया आया, लेकिन वो था हमारी तरह थोड़ा सा छापे मार, कॉपी पेस्ट. उसने पिछले सवाल जाके देखिए एक आइडिया उठाया. रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियो अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बतूल ऑफर टू सेल हर फ्लैट टू साकिब फॉर 42 लाख. Sakib accepted the offer and sent a check of 15 lakh with the stipulation to pay the balance in 24 equal monthly installment of 1,12,500 each. Explain whether it is valid contract. इस वक्त गाड़ी हटा के किरदार बदल दिए, फ्लैट आ गया, कीमतें बदल दी और एक नए तरीके से सुर्खी पाउडर लगा के उन्होंने सवाल आपके सामने रख दिया. अब अगेन कहानी वही है, रूल वही है, काउंटर ऑफर वो सब कुछ उसी तरह से है. मैं जो चीज़ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सन 2020 में जो बच्चा बैठा तैयारी कर रहा होगा और उसने इस तरह से किसी किताब से पिछले पास पेपर्स किए होंगे प्रैक्टिस के लिए, वो कितना छलांगे मार रहा होगा पेपर में. इसका मतलब पास पेपर करने का एक फ़ायदा तो ये है कि आपको ट्रेंड समझ आ जाता है और कभी कभी ये जैकपॉट भी लग जाता है कि सीधा सीधा कोई सवाल रिपीट हो जाता है.
रट्टे वाला सवाल रिपीट हो तो वो तो जाहिर है वो आप तो आपकी स्किल है, लेकिन अगर एक लॉजिकल सवाल रिपीट हो जाए जिसकी लॉजिक आपको पहले से पता है तो पेपर में और इजी हो जाता है। आईकेप के एग्जामिनर की एक आदत है, वो अक्सर पास पेपर के सवाल रिपीट करता है। आप पेपर में जाएं तो 2-3-3-4 ऐसे पार्ट्स मिल जाते हैं जिसमें रेपिटेशन होती है, तो पास पेपर करने से एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, हौसला भी हो जाता है और पेपर में पास होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो सवाल की लॉजिक में नहीं जाएंगे क्योंकि सवाल पहले जैसा ही है। ये एक नया सवाल लग रहा है। पार्ट ए, अंडर प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिस्ट द एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक बात जरूर समझ आ गई है, आप अब आपसे कोई पूछेगा कि यार इस चैप्टर में से बताओ सबसे पहले क्या रट्टा मारूं, आप कहेंगे एक्सेप्टेंस के एसेंशियल रट्टा मार लो। 3 दफा तो एग्जामिनर पूछ चुका है। तो पास पेपर करने से ये भी थोड़ा समझ आ जाता है कि रट्टे के हिसाब से कौन सी चीज एग्जैक्टली जरा ज्यादा जरूरी है। 4 नंबर के लिए पूछा, 7 नंबर के लिए भी पूछा था, 4 नंबर के लिए पहले भी पूछा था, पूछ लिया। दूसरा पार्ट लेकिन नंबर 2, ये पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा इसके नंबर 2 क्यों है, क्योंकि 2 नंबर सवाल है। सुलेमान सन वॉज मिसिंग, सलमान का बेटा गायब था। महमूद वन ऑफ द बॉडी गार्ड ऑफ सलमान वॉलंटियर टू फाइंड सलमान सन। महमूद जो कि सलमान का बॉडी गार्ड था उसने कहा जी टेंशन ना लें, मैं ढूंढ के लेके आऊंगा आपके बच्चे को। मीनवाइल सलमान गिव एन एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर कि मैं 25,000 का रिवॉर्ड दूंगा किसी भी ऐसे शख्स को जो मेरे मिसिंग बॉय को ले आए। महमूद फाउंड द बॉय एंड ब्रॉट हिम होम। महमूद जिसने खुद ही कहा था मैं लेके ला के दूंगा, वो बच्चे को घर ले आया। सलमान ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड नहीं दूंगा और महमूद ने केस कर दिया सलमान के अगेंस्ट। क्या है अब आपके पास इसका जवाब? ये देखा देखें सवाल कितना चेंज हो गया। वहाँ घोड़ा गुम हुआ था, यहाँ बच्चा गुम हो गया। वहाँ वो था, वहाँ किसको कहा था, वहाँ एक एम्प्लॉय को कहा था, यहाँ गार्ड को कह दिया। वहाँ एक बात लिखी थी कि उस एम्प्लॉय को नहीं पता था ऑफर का, यहाँ वो नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये भी नहीं लिखा हुआ कि उसे पता था। ऐसा सवाल जिसमें कुछ डाउट हो आपको अगर करके जवाब दे देना चाहिए। अगर उसे पता है तो ये जवाब, अगर नहीं पता तो ये जवाब। तो नंबर इसलिए कम रखे थे कि उन्हें पता था कि अगर किसी ने पहले से पढ़ा हुआ होगा तो वो तो फटाफट इसका जवाब लिखना शुरू कर देगा। तो सवाल वही वाला रूल है, अवेयर ऑफ द प्रपोजल वाला, से फ़र्क ये है कि सवाल नहीं बता रहा कि उसे इनाम का पता था या नहीं पता था। तो हम बस कह देंगे कि अगर उसे पता था तो हक बनता है उसका, और अगर नहीं पता था तो नहीं बनता। डन। अब अगेन वही वाली बात है कि चूंकि उसकी ड्यूटी उस एम्प्लॉय की भी थी, अब ये ड्यूटी है और उसके साथ उसने अखबार में इश्तिहार दे दिया। वो इश्तिहार देते हुए कहता कि जिसकी ड्यूटी लगाई है उसके अलावा अगर कोई ढूंढ के ला के दे। अब चाहें तो आप पेपर में ये डिबेट कर सकते हैं। तो हो सकता है सवाल का एक दूसरा अल्टरनेटिव हो कि कुछ लोग लिखें कि चूंकि उसकी ड्यूटी थी, उसे तो ढूंढ के लेके आना था, उसका इनाम नहीं बनता था। तो आईकेप उसको भी टिक कर देगा और उसको भी टिक कर देगा, क्योंकि उन्हें ये नहीं देखना कि जवाब क्या दिया, उन्हें देखना है जवाब कैसे दिया है। आईकेप में एक आध दफ़ा ऐसा था कि एक ऐसा सवाल था जिसके 5 जवाब थे और 5वां अल्टरनेट उन्होंने अलाउ किए हुए थे कि ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, इनमें से कुछ भी लिखो, हम वैलिड कर देंगे। तो क्या ये बात समझ आई? नहीं जी। HL, a new customer approach BT for purchase of 5 television sets। एक नया कस्टमर है और वो आता है और कहता है मैं 5 टेलीविजन सेट खरीदूंगा। BT agreed to supply the television set on 6 मार्च 2022 at a discount of either 10% और एक कस्टमर आया आपके पास, उसने कहा आपसे टीवी लेने हैं, उन्होंने कह दिया ठीक है जी हम आपको टीवी दे देंगे, या तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे या 15% डिस्काउंट दे देंगे। अपॉन डिलीवरी HL डिमांडेड अ डिस्काउंट ऑफ 15%। जब टीवी मिले तो HL ने कहा मुझे 15% डिस्काउंट दो, लेकिन BT ने रिफ्यूज कर दिया। बताएं क्या HL BT को लायबल कर सकता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा? क्या रूल नजर आ रहा है? सर्टेन ही नहीं है, पता ही नहीं लग रहा 10% मिलेगा या 20%। तो जब ऑफर ही वैलिड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ। इसका मतलब कोई किसी की तरफ कोई जिम्मेदार नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ही गलत थी। क्योंकि ऑफर सर्टेन नहीं थी तो आपने अगर उसके बाद भी उसे कबूल कर लिया तो गलत ऑफर थी, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी गलत बना। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है और इसमें किसी का किसी की तरफ कोई क्लेम नहीं है, क्योंकि अनसर्टेन थी ऑफर। क्लियर? Under provision of Contract Act, identify how and on what grounds a proposal stand revoked. Also describe the time frame after which a proposal cannot be revoked. बताएं proposal कैसे कैसे revoke हो सकता है
और वो बताएं कि कौन से टाइम के बाद प्रपोजल रिवोक नहीं हो सकता। तो प्रपोजल रिवोक होने वाला सवाल भी 2 दफा आ गया, और किस टाइम के बाद ऑफर रिवोक नहीं होती। तो एटलीस्ट इतना हमें ज़रूर समझ आ जाता है कि इस चैप्टर में से भी मज़ीद कौन सी चीज़ों पे एग्जामिनर का फोकस थोड़ा ज़्यादा है, या किधरों से सवाल ज़्यादा अच्छे बनाने आते हैं, तो वो वाले टॉपिक्स को ज़रा और अच्छे तरीके से बंदा तैयार कर लेता है कि हाँ भाई ये तो एग्जामिनर का फोकस भी है। तो क्या आप दोनों जवाब दे सकेंगे? लें जी, रीसेंट सवाल, रीसेंट भी क्या पुराना ही है थोड़ा सा। लाइम सीमेंट ऑपरेट्स एज अ मीडियम स्केल सीमेंट मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। मीडियम लेवल पे सीमेंट वगैरह बना रहे हैं और बेच रहे हैं। कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। एलसी रिसीव्ड एन ऑफर टू एक्सपोर्ट 50,000 बैग ऑफ सीमेंट टू यूरोप। इनको एक ऑफर मिली है कि 50,000 बैग सीमेंट के एक्सपोर्ट कर दें यूरोप। अकॉर्डिंग टू द ऑफर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि एलसी इज रिक्वायर्ड टू सेंड 2 सैंपल सीमेंट बैग्स टू द कस्टमर। उन्होंने एक ऑफर दी है और कहा है कि हम आपसे 50,000 बैग सीमेंट के लेना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त बताई है। क्या शर्त है? हमें 2 सैंपल सीमेंट के बैग चाहिए। ज्यादा अगर ऑफर में शर्तें हो तो ऑफर को क्या चाहिए? एक्सप्रेसली बता दे। एलसी प्रोडक्शन टीम इज कैरिंग आउट अ डिटेल फिजिबिलिटी चेक। एलसी की प्रोडक्शन टीम जो डिटेल से देख रहे हैं कि हाँ भाई हम क्या मतलब ये 50,000 बैग चेक वगैरह वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वाइल इट्स हेड ऑफ सेल इज एग्रेसिवली पुशिंग फॉर द ऑफर एक्सेप्टेंस टू बी सेंड इमीडिएटली। और ये भाई साहब बार बार अपनी टीम से कह रहे हैं कि भाई हमने जल्दी जल्दी से इस ऑफर का जवाब देना है। अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आइडेंटिफाई द पॉसिबल सिचुएशन इन विच द ऑफर वुड बी रिवोक्ड। यानी आपसे कहा बहुत कुछ जहन में सोच लिया, अब साइड पे रखो। सवाल ये है कि ऑफर रिवोक कैसे कैसे होती है। मैंने आपसे कहा 3 तरह के सवाल आते हैं। एक होता है टाइप 1 प्योर रट्टा, लिस्ट डाउन द एसेंशियल्स, लिस्ट डाउन फलाना फलाना। टाइप 1 सीधा सवाल, रट्टे वाला सवाल, सीधा जवाब। एक होता है टाइप 3 सवाल, प्योर लॉजिकल सवाल, जिसको 3 स्टेप में जवाब देना होता है, लॉ, सिचुएशन, आंसर। एक होता है टाइप 2 सवाल, घटिया सवाल। इसको पढ़ते समय ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं क्या जाल बिछने वाला है, पता नहीं अब हम क्या वो सीमेंट की बोरी भेजी थी नहीं भेजी थी, ये डिबेट होगी। और एंड पे सारी सिनेरियो बनाने के बाद उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन सी सिचुएशन है जिसमें ऑफर रिवोक हो सकती है। तो ये टाइप 2 सवाल कहलाता है। इसमें आप हल्का सा इसको रेफर करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एलसी को आने वाली जो ऑफर है वो इन वजूहात की वजह से रिवोक हो सकती है। और वजूहात कौन सी? वही जो आपने पढ़ी हैं। तो इसका जवाब रट्टे से देना होता है, लेकिन कम से कम एक लाइन स्टार्टिंग में एहतराम करना होता है और उस सिचुएशन की तरफ रेफर कर देना होता है। तो जब तक यहाँ तक मैंने सवाल पढ़ा तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं है वो डिबेट करेंगे कि जो उसने सैंपल भेजा नहीं भेजा, ऑफर थी, ये इंटेंशन थी, क्या था। वो सारी डिबेट उठा के साइड पे कर दी। उन्होंने कहा ऊपर जो लिखा उसे कचरे में डालो। यानी वो सारा किस्सा सुनाने के बाद कि किस्सा तो ऐसी शुगर मुगल के लिए सुनाया था, अच्छा सर ये बताओ ऑफर रिवोक कैसे कैसे होती है। तो इस तरह के सवाल भी पेपर में एक्सपेक्टेड है। आप इस तरह का सवाल देख के सोचते हैं बड़ा सवाल है, इसको बाद में करूंगा, और जब उसे खोलते हैं सवाल को तो पता लगता है उसमें तो सीधा सीधा पूछा था। तो पूछा उन्होंने ये है कि बताएं क्या सिचुएशन है जिसमें ऑफर रिवोक हो जाएगी। अब इस वाली उसमें सिनेरियो के हिसाब से देखें तो उसने सैंपल ना भेजा, कंडीशन पूरी नहीं, तो टाइम गुजर गया, उसने ऑफर वापस ले ली, हमने रिजेक्ट कर दी, वो मर गया। टेक्निकली वही सारी बातें जो हमने पढ़ी हुई हैं, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आप जिक्र कर दें एलसी का कि हाँ भाई एलसी को मिलने वाली ऑफर यूं यूं ख़त्म हो सकती है। तो क्या हमें ये सारे के सारे पास पेपर्स समझ आए? हमने माजी से लेके हाल तक के तकरीबन सारे पेपर्स डिस्कस कर लिए, बिल्कुल मोस्ट रीसेंट अटैम्प्ट को छोड़ के, क्योंकि मोस्ट रीसेंट अटैम्प्ट हम चाहते हैं कि आप एंड पे मॉक के तौर पे करें ताकि आपके लिए वो अनदेखे सवाल हों। उसके अलावा बाकी सारे के सारे सवाल हमने डिस्कस कर लिए और वो किताब में प्रिंट भी हुए हैं। डन। रेक्टेंगल फार्मास्यूटिकल, वाह। आप ये देख रहे हैं असल में हर पेपर का एक थीम होता है। कई दफ़ा ना वो कभी क्रिकेटर्स के नाम उठा लेते हैं, कभी शहरों के नाम उठा लेते हैं, कभी फलों के नाम उठा लेते हैं, कभी कलर्स के नाम उठा लेते हैं। तो अगर आप देखें तो जितने भी हम इस पेपर के सवाल देख रहे हैं उसमें डिफरेंट शेप्स हैं, ऑक्टागोन, पेंटागोन। रेक्टेंगल फार्मास्यूटिकल्स ऑफर टू सेल 1000 कार्टन्स
ऑफ अ लाइफ सेविंग ड्रग एट डिस्काउंटेड प्राइस। आपको पता है कारोबारी जबान में इसको क्या बोलते हैं? देसी कारोबारी जबान में कार्टून। कहते फलाना के वी कार्टून आए ने, तो कार्टन्स को हमारे देसी ज़बान में अक्सर जो है ना वो लोग कार्टून कह के पुकारते हैं, क्योंकि वो लिखा हुआ ऐसे होता है कि 12 कार्टन्स। तो वो जो है ना तो 1000 कार्टून उसने देने थे लाइफ सेविंग ड्रग के एट अ डिस्काउंटेड प्राइस टू क्यूब मेडिकोस। एक कंपनी ने दूसरे को, पता है इन नामों का फायदा ही होता है कि बंदे उलझ जाते हैं, उन नामों के अंदर ही कंफ्यूज रहते हैं, तो आपने बस उनकी एब्रीविएशन उठा लेने होते हैं। आरपी नामी बिजनेस ने ये वादा किया है कि 1000 कार्टन देगा एक खास दवाई के डिस्काउंटेड प्राइस पे सीएम मेडिकल कंपनी को, एंड रिक्वेस्टेड अ कंफर्म परचेज ऑर्डर बाय 7 मार्च 2000। उन्होंने कहा जी हम वादा करते हैं अगर आप हमें कंफर्म परचेज ऑर्डर दे दें। इसका मतलब ये भी उन्होंने ऑफर किया है, इनकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आई, तो कहानी अभी ऑफर एक्सेप्टेंस के बीच में है। आरपी रिसीव्ड सीएम्स रिस्पांस लेटर ऑन 5 मार्च 2024, और इन्होंने क्या कहा था कब तक जवाब दे दो? 7 तक, तो 5 तक जवाब आ गया। कंफर्मिंग एन ऑर्डर ऑफ 500 कार्टन एट द ऑफर्ड प्राइस। आपने कहा मैं तुम्हें 1000 कार्टन भेजना चाहता हूँ, ये मेरी प्राइस होगी, 7 मार्च तक मुझे जवाब चाहिए। उसने 7 से पहले जवाब दे दिया, लेकिन कार्टन्स कर दिए 500। मेंशनिंग के परचेज ऑर्डर वुड बी डिस्पैच विद इन अ वीक, और कह दिया कि हम आपको परचेज ऑर्डर 1 हफ्ते में भेज भी देंगे। लेटर वाज अकम्पेनिड विद द चेक, और चेक भी भेज दिया एडवांस पेमेंट का। बताएं क्या सीएम का रिस्पांस आरपी ऑफर के लिए वैलिड है? ये काउंटर ऑफर है। बात ये है कि अगर वो 1000 के 1000 एक्सेप्ट कर लेता, 7 से पहले भेज देता और कहता मैं पेमेंट करने लगा हूं, तो हम उसको मान लेते, लेकिन चूंकि उसने 1000 ऑफर किए थे उस डिस्काउंटेड प्राइस में और इसने 500 उठा लिए। ये तो ऐसी है जैसे हम आपसे कहें कि आप 3 सब्जेक्ट इकट्ठे उठा लें तो आपको 5-5 हज़ार हर सब्जेक्ट में कम हो जाएगा, आप एक सब्जेक्ट उठा के कहें 5000 कम कर दें, तो हमारी ऑफर का एहतराम खत्म हो गया ना। तो ऑफर जिस तरह से की गई है उसको वैसे ही कबूल करना होता है, और अगर कोई ऑफर के बदले कोई अपनी कोई नई वैरायटी कर दे तो उसे क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। तो ये जो दूसरे बंदे ने की है ये हरकत सीएम ने काउंटर ऑफर की है, और ऐसे में जब तक आरपी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक उसकी लीगल हैसियत नहीं है। डन।